कहानी की शुरुआत में हम किन्नरों के एक बहुत बड़े ग्रुप को देखते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा रो रहे थे और उनके हाथ में एक दुपट्टा था जो खून से सना हुआ था। वो सभी किन्नर उस दुपट्टे को लेकर एक राजमहल में किन्नरों के लीडर के पास पहुंचते हैं, जिसे सब अम्मा जी कहते हैं। अम्मा जी भी उन किन्नरों को रोता हुआ देखकर हैरान थी। उसने उस दुपट्टे को अपने हाथ में लिया और कहा कि जाकर मुक्ता को बुलाकर लेकर आओ। मुक्ता अपने कमरे में डरी सहमी सी रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, या यूं कहें कि कोई गुनाह कर दिया है। मुक्ता को किसी के घुंघरू की आवाज डरा रही थी। तभी वहाँ पर उसकी एक किन्नर साथी आ जाती है और वो कहती है, अम्मा जी ने तुम्हें फौरन ही बुलाया है और उसने उससे ये भी कहा कि अपना ये पागलपन बंद करके जल्दी से बाहर आ जाओ। मुक्ता जब अम्मा जी के सामने जाती है तो वो कहती है, ये दुपट्टा तो नंदिनी का है, लेकिन ये खून से सना हुआ क्यों है? और ये सब देखकर वो बुरी तरह चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर यहाँ से ये कहानी कुछ हफ्ते पहले दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक घर में मुक्ता और उसके साथियों को नाचते हुए देखते हैं। उस घर में लड़का हुआ था, इसलिए मुक्ता अपने साथियों के साथ वहाँ पर नाचने गई थी। वहाँ पर एक आदमी मुक्ता की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। वो कहता है, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, लेकिन आप बहुत ईमानदार और दिल के साफ होते हैं। और उस परिवार ने मुक्ता और उसके साथियों का बहुत आदर सम्मान किया। मुक्ता के साथी कहने लगे कि मुक्ता हमारी रियासत की नई गुरु अम्मा है। वो सभी पूछने लगे कि ये गुरु अम्मा क्या होती है। मुक्ता ने उन्हें बताया कि नर नारी की दुनिया से दूर एक नया संसार बसाकर हम जैसे ठुकराए गए लोगों को प्यार और सम्मान की जिंदगी देने वाली हम सब की वो माँ है, इसलिए वो हम सब की गुरु माँ है। और फिर वो किन्नर से गुरु अम्मा बनने तक का सफर उन्हें बताती है कि उनकी गुरु अम्मा ने बहुत बड़े घराने में जन्म लिया था। तब उनका नाम था रघुवीर। रघुवीर के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बड़े भाई और भाभी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। रघुवीर का बड़ा भाई रघुवीर को अपने साथ कहीं भी बाहर लेकर नहीं जाता था और वो उसे हमेशा डांटता रहता था कि अपनी हरकतें मर्दों की तरह रखो। वहीं उसकी भाभी उसे माँ की तरह प्यार करती थी। रघुवीर के बड़े भाई को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। यदि रघुवीर ऐसा ही रहा तो मैं लोगों से आंखें कैसे मिला पाऊंगा। और इसी वजह से रघुवीर की भाभी और भाई का एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। रघुवीर की भाभी तब प्रेग्नेंट थी। उसके भाई ने कहा, यदि तुमने अपने आप को नहीं बदला तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। लेकिन भगवान की बनाई हुई माया को भला कोई कैसे बदल सकता है। और फिर रघुवीर ने ना ही अपनी आदतें छोड़ी और ना ही अपना नृत्य, और इसका अंजाम ये हुआ कि रघुवीर के बड़े भाई ने अपने आप को आग लगाकर खत्म कर लिया और भाभी को उसकी माँ अपने साथ ले गई। अब इतने बड़े महल में रघुवीर अकेला था और अब रघुवीर के पास और कोई चारा था नहीं, इसलिए वो अम्मा बन गया और उसने अपने दिल का विशाल दरवाजा खोला और दुनिया के ठुकराए हुए किन्नरों को अपने महल में पनाह दी। तो ये थी रघुवीर की अम्मा तक बनने की कहानी, और यहाँ से हम आगे की कहानी सुनाते हैं। अब महल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अम्मा जी की चहेती थी मुक्ता। अम्मा मुक्ता से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक दिन महल में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई कि मुक्ता की जिंदगी बदल गई। एक दिन उस महल में एक लड़की आ गई। उस लड़की को एक किन्नर अम्मा जी के सामने लेकर आई। सब लोग उसकी सुंदरता देखकर हैरान थे। शायद उन लोगों ने इससे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। अम्मा जी ने उससे पूछा कि क्या तुम एक लड़की हो? उसने कहा, हाँ मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे रहने के लिए इस महल में जगह चाहिए। अम्मा जी को उस लड़की ने माँ कहा। ये सुनकर अम्मा जी का दिल भर आया और उसने उसे गले से लगा लिया। कुछ देर के बाद मुक्ता अपने साथियों के साथ महल में आ जाती है। मुक्ता ने आज की कमाई अम्मा जी के हाथों में रख दी, जिस तरह वो हर दिन करती है। लेकिन मुक्ता ने देखा कि आज अम्मा जी पहले से ज्यादा खुश हैं। शायद वो आज तक इतना खुश कभी नजर नहीं आई। उसने इस खुशी का कारण पूछा। अम्मा ने बताया कि भगवान ने हमारे लिए एक तोहफा भेजा है और कहा हम उस तोहफे का नाम नंदिनी रखेंगे। और मुझे आज उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैंने तुझे 15 साल पहले देखा था। हमारे लिए ईश्वर का ये बहुत बड़ा तोहफा है। मुक्ता ने कहा कि यदि वो घर से भागी हुई और पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ
अम्मा को कोई भी परवाह नहीं थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और फिर मुक्ता को नंदिनी के पास मिलवाने लेकर गई। उसे देखकर मुक्ता को थोड़ा तो बुरा लगा, क्योंकि कल तक मुक्ता यहाँ की रानी बनकर रहती थी और आज नंदिनी को यहाँ रानी बनाकर रखा गया था। और फिर रात को नंदिनी के आने की खुशी में एक फंक्शन रखा गया जिसमें मुक्ता को नृत्य करना था। अब मुक्ता नाचने लग जाती है। मुक्ता से अच्छा यहाँ कोई भी नहीं नाचता, लेकिन तभी नंदिनी वहाँ आकर नृत्य करने लग जाती है और उसका नृत्य देखकर वो पूरा महल तालियों से गूंज पड़ता है। सब लोग नंदिनी को इस तरह नाचते हुए देखकर हैरान रह गए थे, लेकिन मुक्ता को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तक मुक्ता से अच्छा नाचने वाला इस महल में नहीं आया। रात को अम्मा को पता चलता है कि एक सपना नाम की किन्नर एक लड़के को पसंद करने लग गई है और वो इस रियासत को छोड़कर उसके पास जाना चाहती है। ये सब सुनकर अम्मा सपना को अपने पास बुलाती है। अम्मा उससे कहती है कि प्यार मोहब्बत हमारी किस्मत में नहीं है, दुनिया की ठोकरों से तुम्हारा जी नहीं भरा, ये रियासत ही हमारी इज्जत और ताकत है। यदि इस रियासत को छोड़कर गई तो कहीं की भी नहीं रह जाओगी। अगले दिन मुक्ता के काम पर जाने का टाइम हो गया था। तभी वो देखती है कि अम्मा बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ पसंद करके लेकर आई है और वो साड़ियाँ नंदिनी के लिए मंगवाई थी। अम्मा वो साड़ियाँ मुक्ता को दिखाने लग जाती है। मुक्ता कहती है कि अम्मा मेरे काम पर जाने का टाइम हो गया है, मैं बाद में देख लूंगी, और फिर मुक्ता वहाँ से चली जाती है। मुक्ता दिन भर अपने साथियों के साथ मेहनत करती है और रात को जब महल में आती है तो वो देखती है कि अम्मा ने अपनी कीमती पायल नंदिनी को दे दी है। ये सब देखकर मुक्ता को बहुत बुरा लग रहा था और अगले दिन उन्हें पता चलता है कि फॉरेन की किन्नर जाति के लोगों ने अम्मा जी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और वो लोग यहाँ इंडिया आ रहे हैं। और फिर 2 दिन के बाद प्रोग्राम था। प्रोग्राम में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर भी आ चुके थे और फिर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। अगले दिन मुक्ता काम पर जाती है। वो अपने साथियों का वेट कर रही थी, लेकिन उसके साथी बहुत देर तक नहीं आए। कुछ देर के बाद उसके 2 साथी वहाँ पर आ गए। वो पूछने लगी कि आखिर तुम लोगों को इतनी देर क्यों हो गई, कहाँ थे तुम लोग? मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यहाँ हमें 10 बजे पहुँचना था और अब 11 बज चुके हैं। वो बताती है कि हम नंदिनी के लिए मिठाई वाले के पास कलाकंद लेने गए थे, उसे मीठा बहुत पसंद है ना, इसलिए। मुक्ता को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है ये काम बाद में भी हो सकता था और अभी उसके बाकी साथी भी नहीं आए थे। और जब उसने उस घर में आकर अंदर पूछा तो बताया कि प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है और साहब मंदिर जा चुके हैं। प्रोग्राम कैंसिल होने का मुक्ता को बहुत दुख था, क्योंकि वो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थी। आज तक उसने कभी अपना एक भी प्रोग्राम कैंसिल होने नहीं दिया और आज नंदिनी की वजह से उसके साथी भी लापरवाह हो गए हैं। मुक्ता जब अपने साथियों के साथ महल में पहुंचती है तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि नंदिनी के पायल खो गए थे और अब मिल गए हैं और वो मुक्ता के कमरे में उसके पायल मिले हैं। अम्मा ने कहा कि यदि नंदिनी के पायल अपने कमरे में तुमने रखे थे तो बता देती। मुक्ता ये बात सुनकर हैरान थी और उसने अम्मा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। और अगले दिन मुक्ता अपने साथियों के साथ फिर से काम पर गई। वो अपने साथियों से कहने लगी कि मैं आज कुछ नया डांस करूंगी और तुम लोग मुझे देखकर बस प्रैक्टिस करना। उसके साथी कहने लगे कि मुक्ता आज तुम रहने दो, आज तुम वो स्टेप मत करना, हम लोग नंदिनी जैसा डांस करना चाहते हैं। मुक्ता को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि आज तक उन्हें मुक्ता के डांस से ही इतनी कामयाबी मिली है। लोगों को मुक्ता का डांस बहुत पसंद आता है, लेकिन आज उन लोगों ने मुक्ता को ही नीचे गिरा दिया और इन सब की वजह थी नंदिनी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अम्मा जी मुक्ता के कमरे में जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि वहाँ पर एक किन्नर नंदिनी के पायल मुक्ता के कमरे में छुपा रही थी और ये सब देखकर अम्मा को पता चल जाता है कि मुक्ता को ये बदनाम करना चाहती है, इसलिए वो उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुक्ता अपने साथियों को अभी भी समझा रही है कि हमें टाइम पर काम पर जाना चाहिए, लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं मानते। लेकिन उन लोगों ने बातों ही बातों में कह दिया कि ये नंदिनी से जलती है और फिर उनसे मुक्ता का झगड़ा हो जाता है। मुक्ता बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो अपने परिवार को याद करने लग जाती है। उसका बचपन का नाम केवल था। उसके पिता उससे बहुत नफरत करते थे और उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। केवल की वजह से उसके माता पिता के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे, इसलिए केवल को घर छोड़ना पड़ा। और फिर रास्ते में मुक्ता को कुछ लड़के तंग करने लग जाते हैं और उनसे हाथापाई हो जाती है।
अब मुक्ता को चोट लगी हुई थी, इसलिए वो एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर मुक्ता से कहता है कि तुम लोग तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, अगर कोई लड़की नजर आए, मतलब कोई डांस करने वाली हो, तो उसे तुम मेरे पास ले आना। मैं शोज करता हूँ अरब देश में और विलायत में, उस लड़की की लाइफ बना दूंगा और तुम्हारी भी मोटी कमाई होगी। इतना सुनकर मुक्ता बिना पट्टी कराए वहाँ से चली जाती है। महल में जाकर वो अम्मा से कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपने मुझे संभाला, मेरे लिए सब कुछ किया। ऐसे वक्त पर कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करता। आपकी नज़र सच को पहचानने में कभी धोखा नहीं खाई, इसलिए मैं आपसे इंसाफ की बात करने आई हूँ। आपको पता है कि इस रियासत के लिए मैंने क्या क्या त्याग किए हैं। हमारी लड़कियों पर नंदिनी का असर पड़ रहा है। अपना काम, उसकी वजह से उन्हें अपना काम, अपना फर्ज कुछ भी याद नहीं रहता। वो सब बेवकूफ़ बनती जा रही हैं। आज मेरी ही लड़कियों ने मुझसे कह दिया कि हमें तुम्हारे जैसे नहीं, नंदिनी के जैसा नाचना है। सब मुझे उल्टा जवाब दे रही हैं। आप इतनी अहमियत क्यों देती हैं उसे? यदि इस रियासत को कोई भी बर्बादी की तरफ ले जाएगा तो मैं लड़ूंगी, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। ये सब सुनकर अम्मा जी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो नंदिनी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। मुक्ता कहती है कि आपको नंदिनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस बात पर अम्मा मुक्ता को थप्पड़ मार देती है। मुक्ता गुस्से से अपने कमरे में जाती है और वही पुराने कपड़े जो वो 15 साल पहले पहना करती थी, वो पहनकर उस हवेली से निकल जाती है। वो वहाँ से ट्रेन में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो उसकी माँ आज भी मुक्ता का इंतजार कर रही है, लेकिन उसके पिता मुक्ता से नफरत करते हैं और वो उसे मरा हुआ समझते हैं। इसलिए मुक्ता वापस हवेली में आ जाती है। अम्मा अभी भी मुक्ता से नाराज थी और रात को मुक्ता को डॉक्टर की वही बात याद आती है कि उसने कहा था, यदि तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो जिसे डांस आता हो तो तुम उसे मेरे पास लेकर आना। इसलिए मुक्ता नंदिनी के पास जाती है और वो उसे समझाती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो बाहर की कंट्रियों में बड़े बड़े शोज करता है और उसे एक अच्छा डांस करने वाली लड़की की तलाश है, और तुमसे बेहतर वो लड़की कोई हो ही नहीं सकती। यदि तुम उसके साथ काम करोगी तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। और इस बात के लिए नंदिनी मान जाती है। इस बारे में मुक्ता उसे सबको बताने के लिए मना करती है कि वो अभी इस बारे में किसी को न बताए। और फिर रात को मुक्ता नंदिनी को उस डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर मुक्ता से कहता है कि तुम इस लड़की को यहीं पर छोड़ जाओ और ये पैसे रख लो। मुक्ता वो पैसे लेकर महल में वापस आ जाती है और यहाँ सब नंदिनी को ढूंढ रहे थे। महल में आकर मुक्ता को अपनी गलती का एहसास होता है कि कहीं नंदिनी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुक्ता तुरंत ही हकीम के पास जाती है। हकीम दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। वो उससे कहती है कि रात को मैं जो लड़की आपके पास लेकर आई थी वो कहाँ है? हकीम कहने लगा कि कौन सी लड़की, और वहाँ से चला गया। मुक्ता हकीम के पीछे भागने लगती है, लेकिन हकीम मुक्ता को चोट पहुंचाकर आगे निकल जाता है। मुक्ता एक बार फिर से हकीम के तांगे में चढ़ जाती है और उसे मारने लग जाती है। इसी बीच तांगे से एक दुपट्टा उड़कर झाड़ियों में फंस जाता है और फिर हकीम मुक्ता के सर पर एक लोहे की चीज मार देता है और मुक्ता दूर जाकर गिरती है। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मुक्ता नंदिनी को छोड़कर गई थी। मुक्ता के जाने के बाद नंदिनी के साथ डॉक्टर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और अपने आप को बचाने की कोशिश में नंदिनी के हाथ से एक कांच का बॉटल टूट गया और उस बोतल के ऊपर नंदिनी जा गिरी, जिस वजह से नंदिनी की मौत हो गई। दूसरी तरफ अम्मा मुक्ता के कमरे में जाती है, लेकिन मुक्ता अपने कमरे में नहीं थी। और फिर कुछ देर के बाद मुक्ता को होश आता है। होश में आते ही मुक्ता सीधा महल में आ जाती है। वो बताती है कि मैंने नंदिनी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। और फिर अगली सुबह महल के सभी किन्नर नंदिनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों को नंदिनी का दुपट्टा मिल जाता है जो खून से सना हुआ था। वो उस दुपट्टे को लेकर सीधा अम्मा के पास आती हैं और पीछे से 2 और किन्नर नंदिनी की बॉडी को लेकर आ रहे थे। ये बॉडी उन्हें हकीम के घर से मिली। ये सब देखकर मुक्ता बिल्कुल पागल हो चुकी थी। ये सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और यहाँ से हम आगे की कहानी जानेंगे। मुक्ता अपने आप को नंदिनी की मौत का कसूरवार मान रही थी और वो पागल सी हो चुकी थी। उसे हर जगह नंदिनी ही नजर आ रही थी। वो पागलों की तरह नाचने लगी।
और नाचते नाचते वो गिर गई और गिरकर उसकी मौत हो गई। और इसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।